हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम केबीसी ऑनलाइन क्लासेज। हम लोग भाई देखो कुछ टाइम के लिए क्लासेज क्या है जो डिले रही, उसके लिए बेटा सॉरी। क्लासेज अब कंटिन्यू रहेंगी। बड़े अच्छे से क्लासेज जो एंजॉय की हैं उसी हिसाब से अच्छे से इंटरेस्ट लेना है क्लासों में। कैसे कैसे टॉपिक है वो सारी के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब तुम लोग देख ही रहोगे कि कैसे कैसे नजारा कुछ अलग था, आज कुछ अलग है, नजारा सब बदल गया है। तो ऐसे ही अपनी स्टडी में एंजॉय करते रहिएगा। तो हम लोग बेटा टाइम को वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट अपने टॉपिक्स की तरफ हम लोग रुक करते हैं। तो जब टॉपिक्स की हम लोग बात करते हैं तो टॉपिक्स क्या है अपना? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या स्टडी करनी है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम लोगों का ये आज का टॉपिक रहने वाला है। तो इस टॉपिक्स में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है वो समझना और सुनना। देखो मैं वर्ड है यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैंने यहाँ पर इस वर्ड को अगर रिप्रेजेंट करूं पॉली न्यूक्लियोटाइड की, जैसे मैंने बात की तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में से टू वर्ड निकल करके आते हैं। फर्स्ट वर्ड की मैं बात करूं पॉली हो गया, न्यूक्लियोटाइड ये अलग हो गया। इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, मेनी न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म ए स्ट्रक्चर दिस कॉल्ड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट मींस कि भाई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, सेकंड वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, थर्ड फोर्थ। तो इस हिसाब से जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स रेडी होती है उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और इसी में लिखा है कि मैनी न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स यूनिट जॉइन अनदर टू गिव राइज, कि एक एक न्यूक्लियोटाइड अदर के साथ जब जुड़ता है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तब जाकर के फॉर्म होती है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रेडी होगी। तो मेन रोल जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने का वो किसका है बेटा? न्यूक्लियोटाइड का है। तो यहां पर हम लोग जब बात करें इस न्यूक्लियोटाइड की कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है, इससे कैसे कैसे रेडी होता है, तो इस न्यूक्लियोटाइड में जब हम लोग देखते हैं तो तीन कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो यहां पर बात आती है किसकी भाई? पेंटोज शुगर की बात आती है। किसकी बात है? पेंटोज शुगर की बात आएगी। पेंटोज शुगर के बाद सेकंड नंबर पर जब हम लोग बात करेंगे तो नाइट्रोजिनस बेस की बात करेंगे। और नाइट्रोजिनस बेस के बाद जब हम लोग बात करें आगे चल करके तो किसकी बात आएगी भाई? फॉस्फोरिक एसिड की बात आएगी। तो हम लोगों के पास जब कंपोनेंट्स की मैंने बात की तो थ्री कंपोनेंट्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। जब ये कंपोनेंट्स, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स रेडी होती है उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमें बड़े अच्छे से देखना है कि भाई पेंटोज शुगर क्या होती है, ये हमें देखना है। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है ये हमें देखना है। ऐसे फॉस्फोरिक एसिड की हम लोग बात करेंगे जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी एसिडिक नेचर है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे करता है। तो ये सब चीज हम लोग क्या है आज की क्लास में भाई डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो सुनना कि इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था वो क्या था भाई? पेंटोज शुगर रेस्पॉन्सिबल था। क्या था? पेंटो शुगर रेस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजिनस बेस रेस्पॉन्सिबल है और फॉस्फोरिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तीन कंपोनेंट, जो थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? न्यूक्लियोटाइड के लिए। किसके लिए भाई? न्यूक्लियोटाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और पेंटो शुगर की जब मैं तुम लोगों से बात करूं, किसकी बात करूं भाई? पेंटोज शुगर की जैसी बात आई तो ये पेंटो शुगर टू टाइप्स की है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या है भाई? एक राइबोज शुगर है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है। और दोनों को हम लोगों ने क्या बोला है? पेंटोज शुगर बोला है। पेंटोज शुगर का मतलब है कि इस शुगर के अंदर बेटा कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन जब प्रेजेंट है तब इसको मैंने पेंटोज शुगर बोला है। तो इस पेंटोज शुगर में जब मैं राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर की तुम लोगों से बात करूं तो देखो याद रखना है, सिंपल सा फंडा है कि भाई इस हिसाब से तुम लोग एक स्ट्रक्चर रेडी करते हो और इसको तुम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बस ऐसा ही है, पेंटोज शुगर ऐसा ही कुछ है। तो सुनो क्या क्या है, कैसे कैसे कंडीशन है उसकी सुनो भाई। कि तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन इस हिसाब से लिया और ऑक्सीजन लेने के बाद तुम लोग क्या करोगे इस हिसाब से ये पेंटोज वाली कंडीशन बनाई। और जब बनाओ तो इसके इस वाले पार्ट पर CH2OH ये वाला पार्ट हो गया। जब इतना तुम लोग बना करके रेडी कर देते हो तो इसका ये वाला जो पार्ट है उसको OH H वाला पार्ट, इसको HOH वाला पार्ट, इसका H और OH वाला पार्ट हो गया। इतना करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसमें ये फर्स्ट कार्बन है, ये इसका सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। कितने कार्बन हो गए बेटा? टोटल 5 कार्बन हो गए। तो जब 5 कार्बन की बात की तो ये जो स्ट्रक्चर्स रेडी मैंने की है इसको पेंटो शुगर बोलते हैं। और ये जो शुगर है
ये जो शुगर है इसकी मैंने जब बात की है तो इसके बेटा देखो सेकंड नंबर पर अगर तुम्हें ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये राइबोज शुगर है। क्या बेटा? राइबोज शुगर है। अगर इसकी जगह में ये बोल दूं कि राइबोज शुगर ना होकर के कि इसकी जगह ओ ओ ना होकर के इसकी जगह केवल क्या है H प्रेजेंट है, मतलब सेकंड नंबर वाले कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है। तो जब सेकंड नंबर वाले कार्बन पर से ऑक्सीजन निकल गई तो इसका मतलब क्या है डी ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन निकल गई मतलब डी ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब डी ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको बोल दिया डी ऑक्सी राइबोज। भाई राइबोज शुगर थी, उसके सेकंड नंबर वाले कार्बन पर ऑक्सीजन थी, उससे जैसे ऑक्सीजन निकला तो डी ऑक्सी राइबोज हो गया। और कौन से नंबर से निकला? तो इस सेकंड नंबर के कार्बन से निकल के गया तो 2 डी ऑक्सी राइबोज। तो याद रखना है कि हम लोगों के पास 2 राइबोज शुगर होंगे, मतलब 2 पेंटो शुगर हो गए। ऐसे बात करें नाइट्रोजिनस बेस की तो नाइट्रोजिनस बेस भी हम लोगों के पास 2 टाइप्स हैं, एक प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस और दूसरा कौन सा बेटा पाइरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस है। और प्यूरिन वाले पार्ट्स में एडेनिन एंड ग्वानिन हो गया। याद रखना प्यूरिन के अंदर कौन है? एडेनिन एंड ग्वानिन है। और पाइरिमिडीन वाले पार्ट्स के अंदर साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिल की बात कर ली। तो ये नाइट्रोजनस बेस हो गए। और फास्फोरिक एसिड की अगर फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे तो तुम्हें फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला इस हिसाब से अच्छे से याद होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर तुम लोगों को पढ़ाते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो ये फास्फोरिक एसिड हो गया। तो जब ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो जो स्ट्रक्चर्स रेडी होगी उस स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो जब इतने सारे न्यूक्लियोटाइड जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो ऐसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा। जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस हिसाब से तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है। आगे की तरफ मैं बढ़ूं कि भाई एक एक करके जब हम लोग पेंटो शुगर की बात करें या हम लोग राइबो शुगर की, किसी की डिऑक्सी राइबोज या राइबो शुगर की जब बात करें तो देखो इसमें राइबोज शुगर की सबसे पहले बात की। किसकी बात की भाई? राइबोज शुगर की सबसे पहले बात की है। तो इस राइबोज शुगर के अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो सुनो भाई कैसे बनाना है कि हम लोगों के पास ये ऑक्सीजन वाला पार्ट इस हिसाब से मैंने ये शो कर दिया। यहां पर OH H इस हिसाब से HOH इस वाले पार्ट पर HH ये हो गया HCH2OH। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर बोलते हैं। और इस राइबोज शुगर में जब कार्बन की बात आती है, किसकी बात आ गई? कार्बन की, तो 1 2 3 4 और क्या है 5 कार्बन है। तो यहां पर C5 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां पर हाइड्रोजन की जब बात की तो कितना है? 10 है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का जब नंबर हम लोग काउंट करते हैं तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहां पर भी 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना है भाई? 5 है। तो C5H10O5 ये किसका फॉर्मूला है? राइबोज शुगर का है। तो राइबो शुगर की स्ट्रक्चर्स तो मैं याद रखनी है। ऐसे ही मैं सेकंड नंबर पर डी ऑक्सी राइबोज की अगर बात करूं तो इसका भी कुछ ज्यादा कंडीशन नहीं रखना है कि इस हिसाब से ये ऑक्सीजन है। ये तुम लोगों ने कंडीशन बना ली और बनाने के बाद तुम लोगों ने क्या किया कि इस वाले पार्ट्स पर वही ये OH वाला पार्ट या HH वाला पार्ट, ये HOH वाला पार्ट और HCH2OH वाला पार्ट हो गया। तो देखो यहां पर सेकंड नंबर वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं कि इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वाले कार्बन की जब मैंने बात की तो इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो कंपेयर कर लो, यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, यहां ऑक्सीजन नहीं है। तो जैसे ही राइबोज वाले पार्ट से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गई मतलब डी ऑक्सी राइबोज, ऑक्सीजन का निकलना डी ऑक्सीडेशन है बेटा। तो यहां पर ये कौन सी राइबोज है? डी ऑक्सी राइबोज। और कौन से नंबर से निकल के गई है? सेकंड नंबर वाले कार्बन से। तो इसको बोल दिया 2 डी ऑक्सी राइबोज। तो मैं इसको 2 डी ऑक्सी राइबोज भी बोल देता हूं। तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर्स इसकी याद रखनी है। तो ये राइबो शुगर किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा? आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। और लिख दे क्या है कि नो ऑक्सीजन इज बाउंडेड इन दिस कार्बन, कि इस सेकंड नंबर का जो कार्बन है इस वाले कार्बन से कोई भी ऑक्सीजन जुड़ी नहीं होती। इसका मतलब डी ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब डी ऑक्सी राइबोज वाली कंडीशन हो गई। तो तुम्हें याद रखना है कि पेंटो शुगर की बेटा कंडीशन कैसे कैसे है। आगे की तरफ मैं बढ़ूं तो उससे पहले एक पॉइंट याद रखना कि जब इन पेंटो शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस ऐड होगा और फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड होगा तो नाइट्रोजिनस बेस जो ऐड होते हैं वो किससे ऐड होते हैं? फर्स्ट कार्बन से आकर के ऐड होते हैं। पॉइंट याद रखना कि नाइट्रोजिनस बेस कनेक्ट होंगे जब इन पेंटो शुगर के साथ तो कौन से कार्बन से? फर्स्ट वाले कार्बन से। फॉस्फेट ग्रुप किससे ऐड होता है? तो फॉस्फेट ग्रुप इस फिफ्थ नंबर के कार्बन से ऐड होता है, तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो पॉइंट याद रखना कि इन पेंटो शुगर के साथ जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो नाइट्रोजनस बेस किसके साथ ऐड होता है और फॉस्फेट वाला पार्ट किस वाले कार्बन के साथ ऐड हो। तो एक भी कार्बन में बेटा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।
आगे की तरफ मैं बढ़ूं तो आगे की तरफ देखना बेटा कि हम लोगों के पास है नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस है मेरे पास प्यूरिन एंड पैरामिडिन की मैंने जब बात की तो तुम लोगों ने प्यूरिन में देखा है कि एडेनिन में प्रेजेंट है और गुआनिन में प्रेजेंट है, थायमिन के सॉरी पैरामिडिन वाले पार्ट्स में थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल की मैंने बात की, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन देखना कि अगर प्यूरिन की तुम लोगों से वो बात करता है तो तुम लोगों के पास इस हिसाब से टू रिंग्स प्रेजेंट होंगी, ये फर्स्ट रिंग हो गई, ये सेकंड रिंग्स प्रेजेंट हो गई। तो जिस किसी स्ट्रक्चर्स में टू रिंग्स तुम लोगों को देखने को मिले तो एक रिंग्स तो होती है भाई 6 की और एक रिंग्स होती है किसकी 5 की, मतलब हेक्सागोनल और पेंटागोनल। तो जब टू चेन्स प्रेजेंट है किसी भी नाइट्रोजनस बेस के अंदर तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूरिन बोलते हैं। जब ओनली वन रिंग्स प्रेजेंट है इस हिसाब से ओनली वन रिंग्स प्रेजेंट और वो भी हेक्सागोनल है तब इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, पैरामिडीन बोल दिया है। तो तुम ये याद रखोगे कि टू रिंग्स पेंटा एंड हेक्सा इट मींस प्यूरिन, और ओनली हेक्सा कंडीशन है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामिडीन वाला पार्ट बोलते हैं। तो प्यूरिन मेरे पास टू है, एक एडेनिन है और एक क्या है, ग्वानिन है। अब तुम लोगों के लिए उस पेपर में जब देगा कभी भी तो वो ऐसे इमेज बना करके दे देगा और तब तुम लोगों से आइडेंटिफिकेशन करेगा कि इनमें से पहचान हो गई कौन सा प्यूरिन है, कौन सा पैरामिडीन वाला, कौन सा एडेनिन, कौन सा ग्वानिन वाला पार्ट है। तो कुछ नहीं करना, टू रिंग्स देखना है प्यूरिन के लिए। अब प्यूरिन में भी टू है, एडेनिन है एंड ग्वानिन है, तो इनको जब आइडेंटिफाई करना है तो इनकी पहचान है कि अगर तुम्हें केवल NH2 मिले और कुछ भी ना मिले तो वो एडेनिन है। क्या है, एडेनिन है। अगर टू रिंग्स में NH2 भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो ग्वानिन है। यही आइडेंटिफिकेशन है कि ओनली NH2 इट मींस एडेनिन, NH2 प्लस ऑक्सीजन भी है तो इसका मतलब क्या है कि ग्वानिन है, और टू रिंग्स वाली कंडीशन होगी। ऐसे पैरामिडिन वाले पार्ट्स की जब मैं बात करूं तो सिंगल रिंग्स प्रेजेंट होगी, और सिंगल रिंग्स में ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम लोग मैथिल ग्रुप बोलते हैं, तो CH3 ग्रुप अगर प्रेजेंट है, मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको थाइमिन बोलेंगे, और थाइमिन के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होंगी तो ये थाइमिन हो गया। अगर यहां से मैथिल ग्रुप हटाकर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन तो मैं देखे और कोई भी ना देखे उसमें तो वो यूरेसिल को रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा ये हो गया। तो देखो एज इट इज कंडीशन है इनकी अगर बात करें तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, CH3 वाला पार्ट नहीं है, मेटल ग्रुप नहीं है, तो ये यूरेसिल वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर NH2 और ऑक्सीजन वन रिंग्स के अंदर प्रेजेंट है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं साइटोसिन वाले पार्ट्स को। किसको शो करते हैं भाई, साइटोसिन वाले पार्ट्स को शो करते हैं। तो इस हिसाब से ये नाइट्रोजनस बेस हो गए। अब नाइट्रोजनस बेस में जब हम लोग देखते हैं कि कौन किसके अंदर प्रेजेंट होगा तो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन की बात कर लूं तो ये चारों के चारों नाइट्रोजनस बेस, फोर्थ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन DNA मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजनस बेस AUGC की बात करें तो प्रेजेंट इन RNA मॉलिक्यूल्स। तो तुम्हें देखो क्या डिफरेंस दिखा कि यहाँ पर थाइमिन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो ये टू पार्ट्स की जब मैंने बात की है तो इस DNA और RNA में याद रखना कि कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। तो तुम्हें एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से याद रहना चाहिए कि भाई कौन किसके अंदर प्रेजेंट है और इनकी आइडेंटिफिकेशन इनका कैसे कैसे होता है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा। आगे की मैं बात करूं, आगे की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो सुनो भाई आगे क्या है कि आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को अगर बात करूं यहां पर कि नाइट्रोजनस बेस मेरे पास है, पेंटो शुगर मेरे पास है, तो जैसे ही मैं बात करूं तुम लोगों से इस वाले एरिया में कि भाई पेंटोज शुगर हो गई और इस पेंटोज शुगर के साथ ऐड कौन होगा भाई, नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है। और नाइट्रोजनस बेस या तो प्यूरिन ऐड होगा या इसके साथ ये पैरामिडिन वाला पार्ट ऐड होगा। अब प्यूरिन में तो टू रिंग्स प्रेजेंट है और इस पैरामिडिन वाले पार्ट्स में वन रिंग्स प्रेजेंट है। तो याद रखना कि जब प्यूरिन पेंटो शुगर के साथ जब ऐड होता है तो इसकी जो ये 9th नंबर की जो पोजीशंस है, ये 9 नंबर की पोजीशन इस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ऐड होती है। ये तो प्यूरिन की कंडीशन है। अगर पैरामिडिन की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो फर्स्ट पोजीशन ही किसके साथ ऐड हो जाती है बेटा, इस फर्स्ट कार्बन के साथ। तो तुम्हें याद रखना है कि प्यूरिन का 9th पोजीशन ऐड होता है और पैरामिडिन का 1 पोजीशन पेंटोज के 1 कार्बन के साथ ऐड होता है। तो जो नाइट्रोजनस बेस इस पेंटोज शुगर के साथ जब ऐड होते हैं तो जो स्ट्रक्चर रेडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड की तरफ जब हम लोग देखें कि भाई इस न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा तो यहां पर लिख रखा है कि पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस
कि पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन या pyrimidine कोई सा भी ऐड हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, और इस न्यूक्लियोसाइड का जब फॉर्मेशन होगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। याद रखना कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के साथ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जब ऐड होते हैं तो तुम्हें याद रखना है कि भाई इस हिसाब से ये मैंने डीएनए मतलब डी ऑक्सी वाली को मैंने अगर बना दिया ओ एच, एच वाला पार्ट ये एच एच, यहां पर एच ओ एच वाला पार्ट है, ये एच ओ एच वाला पार्ट है, और इसके साथ आगे चल करके यहां पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस जब ऐड होगा, प्यूरिन होगा तो 9th पोजीशन होगी, और पायरिमिडिन वाला पार्ट होगा तो 1st पोजीशन होगी। तो ये नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट इसके साथ ऐड होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा तो बॉन्ड बनेगा। तो जो बॉन्ड बनेगा इनके मिड में जब बॉन्ड बनने की बात आएगी, जुड़ने की जब बात आएगी, तो इसी बॉन्ड को नाम दिया जाएगा बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो तुम्हें याद रखना है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेस और इस पेंटोस शुगर के मिलने से होता है। तो यहां पर मैंने इसी हिसाब से ये कंडीशन शो की हुई है कि भाई ये तो है शुगर वाला पार्ट, और ऐसे ही इसकी मैं बात करूं तो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोस शुगर है, तो इनके मिड में ये वाला बॉन्ड हो गया ये, तो इस बॉन्ड को मैंने क्या बोल दिया है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोल दिया बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा बॉन्ड बनेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे पेरेंट्स की बात कर ले, मदर फादर के मिड में बॉन्डिंग अगर अच्छी है तो जनरेशन भी अच्छी अच्छी निकलेगी। निकलने का मतलब है पैदा होना। ऐसे मत करना कि बॉन्डिंग बन गई ये लो भाई निकल के जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा कि भाई लो निकल गया, नहीं, बॉन्डिंग अच्छी है तो रिलेशन भी अच्छा होगा, और रिलेशन जब अच्छा होगा तो आगे चल करके जो पॉपुलेशन देखते हैं उसकी इंक्रीज ऑटोमेटिक होगी। तो तुम्हें याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन जब होगा तो इसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो ये बन गया। अब नेक्स्ट में बात करूं कि इस न्यूक्लियोसाइड के साथ ऐड होता है अब फॉस्फोरिक ग्रुप वाला पार्ट, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट पार्ट। जब ये इसके साथ ऐड होगा तो इसकी एडिशन की बात करूं तो ये यहां पर इस CH2OH वाले पार्ट के साथ ऐड होगा, मतलब इस 5th नंबर के कार्बन के साथ ऐड होगा। तो तुम्हें याद रखना है कि किस नंबर के साथ इसकी एडिशन होता है। तो आगे की तरफ मैं बात करूं तुम लोगों से न्यूक्लियोटाइड का, कि इस न्यूक्लियोटाइड के लिए न्यूक्लियोसाइड और क्या चाहिए भाई, फॉस्फेट, मतलब ये हम लोगों को चाहिए इस हिसाब से, तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो सिंपल वे में दे रखा है कि ये भाई पेंटोस शुगर है, ये फॉस्फेट है, और ये यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है। जब तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तब जाकर के क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला है, और इस फॉस्फेट के जुड़ते ही जो बॉन्ड बनता है उसको नाम देते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड नाम देते हैं। क्या देते हैं बेटा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो इस फॉस्फो एस्टर बॉन्ड की जब हम लोग आगे की तरफ जब बात करें तो सुनना भाई कैसे कैसे है। देखो कि मैंने भाई इस हिसाब से ये नाइट्रोजनस बेस को पेंटोस शुगर के साथ जब मैं ऐड करूंगा तो या तो ऐड हो गया ये नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट, नाइट्रोजनस बेस जब इसके साथ ऐड हो गया तो यहां पर H और ये H, यहां पर H, ये OH, इस वाले पार्ट पर HCH2OH, ये तो न्यूक्लियोसाइड है। अब इसके साथ मुझे जोड़ना क्या है, पेंटोज के साथ जब जोड़ना है तो फॉस्फेट वाला ग्रुप जोड़ना है, तो इसके साथ जोड़ना देखो कैसे कैसे जुड़ेगा, सीख लेना बेटा, नहीं बात तो यही खत्म कर देता मैं, समझ लेना कैसे कैसे है। कि जैसे इनके एडिशन की बात आए तो सुनो कि इस फॉस्फेट वाले पार्ट से H वाला पार्ट आएगा, और इससे ये OH वाला पार्ट निकलेगा, तो H और OH निकले मतलब वाटर निकल गया। तो जैसे ही वाटर निकला तो इनके मिड में कोई ना कोई सा बॉन्ड बनेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को हम लोग बेटा आगे चल करके नाम क्या देते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड नाम देते हैं। तो याद रखना है कि फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कब बनता है, जब फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता है। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े तो इनके जुड़ने पर जो स्ट्रक्चर्स हम लोग देखें तो हमें ये वाले स्ट्रक्चर्स, जब स्ट्रक्चर्स की बात आई तो यहां पर तो ये नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट हो गया, और इसके बाद
यहां पर H वाला पार्ट H, ये OH वाला पार्ट HCH2। अब इसके साथ तुम लोग जोड़ दो भाई फॉस्फेट वाले पार्ट को। तो देखो इसको एज इट इज जोड़ना है यहां ला करके, तो O वाला पार्ट, इसके बाद P, ये O हो गया, यहां पर OH वाला पार्ट और इस जगह OH। तो ये जो स्ट्रक्चर्स रेडी हुई है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को ही मैंने क्या बोल दिया बेटा, न्यूक्लियोटाइड बोल दिया है। तो तुम लोग न्यूक्लियोटाइड के लिए याद रखोगे कि किसकी कंडीशन कैसे कैसे देखने को मिलती है। तो तुम्हें न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन बताना चाहिए कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो एक पॉइंट निकल करके आता है कि न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। तो तुम्हें याद रखना है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। डाई एस्टर मत कर देना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो जब हम लोगों के पास न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया, तो ऐसे अदर न्यूक्लियोटाइड होगा, उससे भी आ गया न्यूक्लियोटाइड होगा। तो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, जब एक दूसरे के साथ ये जुड़ेंगे तो जुड़ने पर जो स्ट्रक्चर्स रेडी होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलूंगा भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसको मैं नाम दे दूंगा। तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आगे की तरफ हम लोग जब देखते हैं, थोड़ा रुक करते हैं, तो मैनी न्यूक्लियोटाइड वाली बात आ गई। तो देखो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे मतलब हो गया है। अब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे कैसे रेडी करता है, तो सुनना और समझना भाई कि इस हिसाब से ये है पेंटो सुगर, सेकंड पेंटो सुगर ये हो गई। यहां पर इसके फर्स्ट कार्बन के साथ कोई नाइट्रोजिनस बेस ऐड है, इसके साथ भी कोई नाइट्रोजिनस बेस ऐड है। इस वाले पार्ट पर एच एच मतलब एच एच लिया है सेकंड वाले कार्बन पर, तो इसका मतलब क्या है भाई, डीऑक्सीराइबोज है। इस वाले पार्ट की बात करें एच ओ एच, यहां पर एच सी एच टू ओ पी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट ओ एच, और ये ओ एच, ये फॉस्फेट वाला पार्ट हो गया भाई। ऐसे ही इस वाले पार्ट्स की मैं अगर बात करूं, एच एच वाला पार्ट, ये एच, ये ओ एच वाला पार्ट, यहाँ एच और ये सी एच टू वाला पार्ट है, और इस सी एच टू वाले पार्ट के साथ ओ पी, मैंने ओ एच यहां लिख दिया, ये ओ एच और ये हिसाब से डबल बॉन्ड वाली कंडीशन कर दी। अब देखो क्या होगा कि इस वाले पार्ट से, कि इस वाले पार्ट से ये H वाला पार्ट निकलेगा, यहां से OH वाला पार्ट निकलेगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल से निकला, तो इनसे निकल गया वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इनके मिड में बॉन्ड बनेगा। तो इनके मिड में जब बॉन्ड बनेगा, तो मैं सिंपल वे में बना दूं कि भाई ये पेंटोज सुगर है, पेंटोज सुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गया। ऐसे इस पेंटोज सुगर की बात करें तो इसके भी फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस ऐड है, इसके इस फिफ्थ नंबर वाले जो कार्बन है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, और यहां पर भी जो CH2OH था इसके साथ भी फॉस्फेट था, और इसका जो थर्ड नंबर का कार्बन है, इसके थर्ड नंबर वाले कार्बन से इसके साथ यहां पर भी ये बॉन्ड बना। तो जब बॉन्ड बना तो इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड की जब मैंने बात की, तो जब टू न्यूक्लियोटाइड के मिड में जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड ये है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड ये है, तो टू न्यूक्लियोटाइड के मिड में फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होगा, तब जाकर के ये न्यूक्लियोटाइड वाली कंडीशन जुड़ेगी। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ ऐड होते हुए चले, तब जाकर के बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, तुम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर, कि इसका जो ये फिफ्थ नंबर का ये जो कार्बन है, इसका ये थर्ड नंबर का जो कार्बन है, तो इनके फिफ्थ एंड थर्ड वाले कार्बन की जैसी बात आती है, तो इसके फिफ्थ नंबर के कार्बन पर ये फॉस्फेट ग्रुप मिलता है फ्री कंडीशन में। ऐसे ही इसके थर्ड नंबर वाले कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी किस कंडीशन में मिलता है, फ्री कंडीशन में देखने को मिलता है। तो जब फिफ्थ नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो मैंने इसको नाम दे दिया बेटा 5 प्राइम, और जब थर्ड नंबर वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तब इसको मैंने बोल दिया 3 प्राइम। तो एक लाइन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये एक स्ट्रैंड रेडी हो गई, एक चेन की जो कंडीशन बनी, उस कंडीशन को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या नाम दे दिया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसको नाम दे दिया। तो तुम्हें याद रखना है कि कैसे कैसे एक न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो यहां पर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये चेन बना करके उसने दे रखी है। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली जो ये चेन है, तो इस चेन के अंदर मैंने इस वाले एरिया की अगर बात कर ली,
तो इस एरिया को जब मैंने देखा इस सब से, तो इसके अंदर ये तो नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोज सुगर वाला पार्ट हो गया, और ये फॉस्फेट वाला पार्ट हो गया, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो गया भाई, न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट हो गया, और पेंटो सुगर को उसने इस सब से शो कर दिया है। और आगे चल करके नाइट्रोजनस बेस की ये कंडीशन देती, तो देखो ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चल रहे हैं, तो ये फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो याद रखना कि फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड टू न्यूक्लियोटाइड के मिड में प्रेजेंट होगा बेटा। किसके मिड में, टू न्यूक्लियोटाइड के मिड में प्रेजेंट होगा। तो इसकी एनसीईआरटी की जब हम लोग लाइनों को देखते हैं, तो एनसीईआरटी की जब लाइन की बात करें, तो सुनो भाई कैसे कैसे करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो लाइन अच्छे अच्छे से तरीके से करनी है, समझते चलना है कैसे कैसे करना है भाई। सुनो कि लेट अस recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain। हम लोग या तो डीएनए की बात करेंगे या आरएनए की। तो जब आरएनए और डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात आती है, तो ए न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री कंपोनेंट्स। कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लियोटाइड है उसके कंपोनेंट्स की जब बात आई, तो थ्री कंपोनेंट्स, ए नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पेरिमिडीन वाला पार्ट, ए पेंटोज सुगर मतलब राइबोज में शुगर होगी आरएनए के अंदर, और डीऑक्सी राइबोज होगी डीएनए के अंदर। ऐसी बात करें, एंड ए फॉस्फेट ग्रुप मतलब H3PO4 वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो फॉस्फेट ग्रुप थ्री कंपोनेंट्स हो गए। उसने आगे बोला है कि देयर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पेरिमिडीन वाला पार्ट हो गया। और इस प्यूरिन की भी जब उसने आगे चल करके बात की है, तो प्यूरिन में एडेनिन प्रेजेंट है और क्या भाई ग्वानिन प्रेजेंट है, मतलब टू रिंग्स वाली कंडीशन है। और पेरिमिडीन के अंदर साइटोसिन यूरेसिल एंड थाइमिन वाला पार्ट हो गया। और थाइमिन में मेथिल ग्रुप होता है, मेथिल ग्रुप अगर नहीं है तो यूरेसिल है, और एमीन और ऑक्सीजन है तो मतलब साइटोसिन है, वन रिंग्स वाली कंडीशन होगी। तो ये हो गया यहां पर। नेक्स्ट, साइटोसिन इज ए कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। कि भाई एटीजीसी नाइट्रोजनस बेस किसमें थे, डीएनए के अंदर, एयूजीसी किसके अंदर थे, आरएनए के अंदर प्रेजेंट थे। तो यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। किसकी जगह होता है भाई, थाइमिन की जगह उसमें थाइमिन मिलता है नहीं, तो थाइमिन की जगह क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। तो यूरेसिल बेटा अनस्टेबल कर देता है। तो आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है हम लोगों में। डीएनए के अंदर ऑक्सीजन भी कम है, यूरेसिल भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट, ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कि नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ जब बनता है, तो जो लिंकेज कंडीशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, जब न्यूक्लियोसाइड भाई जुड़ गया, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज के साथ जब जुड़ा, तो रेडी हो गया क्या, न्यूक्लियोसाइड रेडी कर दिया। और इस न्यूक्लियोसाइड के जैसे रेडी होने की बात आती है, तो सच एज ए एडिनोसिन, जो एडिनिन जिसको हम लोग बोलते थे वो एडिनोसिन बोला जाए, या इसको डीऑक्सी एडिनोसिन बोलते हैं। नाम चेंज हो गया, एडिनिन को क्या बोल दिया है, या तो डीऑक्सी एडिनोसिन बोलो या एडिनोसिन बोलो। पूछ लेता है बेटा कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियो एडिनिन दे देगा, एडिनोसिन दे देगा, और फिर पूछ लेगा कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, तो एडिनोसिन। ऐसे वो ग्वानोसिन, ग्वानिन को क्या कर दिया, ग्वानोसिन कर दिया, जिसको डीऑक्सी ग्वानोसिन बोलते हैं। साइटिडीन जिसको हम लोग साइटोसिन बोलते थे उसको साइटिडीन कर दिया है। ऐसे ही यूरिडीन मतलब जिसको यूरेसिल बोलते थे उसको यूरेडिन बोल दिया है। और डीऑक्सी थाइमिडीन जिसको थाइमिन बोलते थे उसको थाइमिडीन बना दिया। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। नेक्स्ट कि व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा कौन, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और जुड़ा बनाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड रेडी करेगा। और न्यूक्लियोटाइड थ्रो फॉस्फोएस्टर लिंकेज। कि फॉस्फेट ग्रुप जब न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ा तो जो बॉन्ड बना उसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हम लोगों ने बोला था। तो यहां पर ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट, corresponding nucleotide deoxynucleotide depending upon two type of the sugar present। की जो डी और मतलब जो न्यूक्लियोटाइड रेडी होंगे वो डिपेंड करेंगे कि हम लोगों के पास पेंटोज शुगर कैसा है। अगर राइबोज का है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और डीएनए का है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो इस हिसाब से रेडी करना है। नेक्स्ट, टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कि भाई एक मान लें कि ये वाला पार्ट हो गया न्यूक्लियोटाइड, सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, तो इनके मिड का जो बॉन्ड है उसको क्या बोल दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहां फॉस्फोडाइएस्टर वाली कंडीशन हो गई। नेक्स्ट बात आती है कि मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंट सच एज मैनर टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसी हिसाब से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चलेंगे तो आगे चल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस हिसाब से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रेडी होती है। तो ए पॉलीमर does form head to one and free phosphate। कि इसके वन साइड की बात करें तो यहां पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है,
तो इसको उसने 5 प्राइम बोल दिया, और इसके थर्ड वाले पार्ट पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो उसको इसने क्या बोल दिया, 3 प्राइम बोल दिया, थर्ड प्राइम बोल दिया। तो 5 प्राइम और थर्ड प्राइम याद रखना है कि इसकी कंडीशन कैसे कैसे बन करके आती है। तो यहां पर ये दे रखा है कि 5 प्राइम एंड पर राइबोस शुगर व्हिच इज रेफर टू 5 प्राइम एंड बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर। एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर राइबोस शुगर फ्री थर्ड पार्ट पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो फ्री कंडीशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 एंड मतलब 3 प्राइम बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि द बैकबोन इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड पेंटफॉस्फेट ग्रुप। तो याद रखना है कि तुम लोगों से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन अगर पूछता है, बैकबोन अगर पूछता है, तो किसको बोलना है, शुगर को बोलना है, और किसको बोलना है, फॉस्फेट को बोलना है। और इनको ज्वाइंट कराने का काम, बेस का काम जो करता है वो नाइट्रोजिनस बेस है। तो तुम्हें याद रखना, द नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक टू शुगर में मल्टी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। की जो बैकबोन है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो एक दूसरे में उनकी जो बेसिक कंडीशन, उससे कौन आकर के जुड़े हुए हैं भाई, नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस लिंक होते हैं पेंटो शुगर के साथ। नेक्स्ट बात आती है कि इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड हैज ए एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। भाई सेकंड नंबर की जो पेंटो शुगर है, उसके सेकंड नंबर कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सिल है, तो उसको राइबो शुगर बोला है। और इसके साथ साथ उसमें प्रेजेंट क्या है भाई, यूरेसिल वाला पार्ट प्रेजेंट है। नाइट्रोजिनस बेस कौन सा है, यूरेसिल प्रेजेंट है। तो ये आरएनए को रिप्रेजेंट कर, सेम कंडीशन वही बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि थाइमिन की अगर बात करें, तो 5 मेथाइल यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल में मेथाइल ग्रुप नहीं था, तो 5 methyl uracil अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन्स। कि भाई थाइमीन का अगर अदर केमिकल नेम पूछता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 5 methyl uracil वाला पार्ट बोलते हैं। कि जो यूरेसिल है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन थी, उसके एक साइड में मेथाइल ग्रुप जोड़ दो, तो 5 methyl uracil बन गया। तो तुम्हें याद रखना है कि किसकी कंडीशन कैसे कैसे देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसको हम लोगों ने 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोला है, और जिसमें राइबोज शुगर अगर होगी, तो ये कंडीशन शो करेगी किसको भाई, आरएनए वाली कंडीशन को। ऐसे मान लो 2 चेन प्रेजेंट है, एक 5 प्राइम है, एक 3 प्राइम है, और एक 3 प्राइम और एक 5 प्राइम है। तो अगर 2 चेन है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो वो रिप्रेजेंट करेगी किसको भाई, डीएनए को। किसको शो करते भाई, आगे चल करके डीएनए को शो करती है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्या भाई, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं भाई, डीएनए का स्ट्रक्चर्स की कैसे कैसे है। तो सुनना समझना बड़े ध्यान से। देखो कि भाई न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, यही जेनेटिक मटेरियल है। तो इस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाला कौन है भाई, फेरेडे का मिक्सचर हो गया। तो इसने इसको डिस्कवर किया, और डिस्कवर कब किया, 1869 के अंदर। कब किया भाई, 1869 के अंदर। और इसको नाम क्या दिया आगे चल करके, तो तुम्हें याद रखना है, इसको नाम क्या दिया भाई, न्यूक्लियन नाम दिया। तो सुनना इसने डिस्कवरी कैसे कैसे की। तुम लोग देखते हैं कि जब कोई भी पार्ट अगर हम लोगों का कट जाए, तो कट करने के बाद वहां पर क्लॉटिंग होगी। क्लॉटिंग के बाद तुम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद वहां पर येलो येलो पार्ट सा बनने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पस। क्या बोलते हैं बेटा, पस। उस पस को कभी निकाल करके उसका टेस्ट करना, तो उसकी एसिडिक नेचर लगेगी। तो इसने देखा कि जो पस वाला पार्ट है, इस पस की जो एसिडिक नेचर है वो किसकी वजह से, तो उसको थोड़ा सा एनालिसिस जब किया, तो देखा कि ये कोई ना कोई मटेरियल्स तो है जिसकी वजह से एसिडिक नेचर है। तो जो एसिडिक नेचर थी, तो वो किसकी वजह से थी भाई, H3PO4 की वजह से थी। और जो मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स को इस नाम क्या दे दिया, न्यूक्लिन नाम दे दिया। और इस न्यूक्लिन को ही आगे चल करके न्यूक्लिक एसिड किसने बोला, तब याद रखना है, अल्टमान ने। किसने बोला बेटा, अल्टमान ने। तो इसको डिस्कवर किया गया किसके अंदर भाई, पस के अंदर। इसने इसको डिस्कवर किया, नाम इसने इसको दे दिया न्यूक्लिक एसिड। और इसने क्या बोला, न्यूक्लिन नाम बोल दिया। अब जब इन्होंने अपना काम करके फिनिश कर दिया, तो आगे चल करके देखो, स्टार्टिंग हुई है 1869 में, लेकिन इंस्ट्रूमेंट इतने नहीं थे कि सारी चीजों को हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू अच्छे से देख सके। इतनी अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो इसको अच्छे से स्टडी करने में, क्योंकि ये बहुत डीपली पॉइंट होता है, डीपेस्ट पार्ट होता है, मतलब डी केंद्रक के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो माइक्रोस्कोप की जब रिक्वायरमेंट होगी, तो इंस्ट्रूमेंट की जब अवेलेबल नहीं थे हम लोगों के पास, जब कंडीशन हम लोगों के पास नहीं थी, तो इसको अच्छे से स्टडी करने में टाइम लग गया काफी ज्यादा। तो जब काफी ज्यादा टाइम लगा, तो टाइम कितना देखो, यहाँ 1953 और यहाँ 1869, अप्रॉक्स 100 ईयर्स तक पहुंच चुका है भाई। 16 ही तो लेस है, 16 का लेस कर दो, तो देख लो भाई 84 ईयर लग गए अपने इसमें। तो 84 ईयर्स तक इसी को अच्छे से डिस्कस किया गया, अच्छे से ऑब्जर्व किया गया कि इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, कैसे कैसे उसको देखना होता है। तो उसको आगे चल करके जो देखने का काम किया, वो किसने एक्सपेरिमेंट किए, विल्किंस ने। किसने एक्सपेरिमेंट किया भाई, विल्किंस ने अपने एक्सपेरिमेंट किए।
तो जब विल्किंस ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उसने किसके थ्रू देखा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पर उसने जब देखा, लेकिन रिजल्ट नहीं दे सका और उसकी स्ट्रक्चर नहीं बता सका। तो इस विल्किंस के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पर किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में इस डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया कि जो डीएनए है जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड के तौर पर जानते हैं, उसकी डबल हेलिकल कंडीशन होती है। क्या होती है भाई, डबल हेलिकल वाली कंडीशन होती है। इसका मतलब इस हिसाब से उसकी कंडीशन देखने को मिलती है ऐसे। तो ये हमें डबल हेलिकल वाली कंडीशन ऑब्जर्व होगी। क्या होगी भाई, डबल हेलिकल वाली जो स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हुई, किसके बेस पर, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पर किसको ऑब्जर्व हुई, तो वो वाटसन एंड क्रिक को, और उसने उसको नाम क्या दे दिया भाई, डीएनए। तो ये डबल हेलिक्स वाली जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। तो हमें ये डीएनए देखना है कि इस डीएनए के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, कैसे कैसे उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो आगे की तरफ जब मैं अगर बढ़ूं तो सुनना भाई, पहले आगे की तरफ बढ़ने से पहले क्या क्या करना है कि ये डीएनए है। तो देखो डीएनए के लिए हम लोगों के पास 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होंगी। याद रखना कि भाई डीएनए के अंदर देखो 2 हेलिकल्स हैं, 2 चेन्स प्रेजेंट हैं, तो 2 चेन्स मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होंगी। और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है ये एक दूसरे के साथ भाई जुड़ी होती है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होंगी, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तभी जाकर के इनमें स्टेबिलिटी होती है। मतलब इनके जुड़ने की जब बात आती है तो जुड़ने के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कि एक ये है एक ये है, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए जो है इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दिया। तो जब आगे चल करके इस डीएनए की बड़ी अच्छे से हम लोग जब देखेंगे कैसे कैसे कंडीशन है, तो समझना बेटा बड़े अच्छे से कि इस हिसाब से अगर मैं शो करूं, इस हिसाब से ये हो गया भाई। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर मैं इसका करूं तो इसको मैंने ऐसे लाइन से शो कर लिया है, और इस लाइन को एक को 5 प्राइम दूसरी को 5 प्राइम, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, और दूसरी की मैं अगर बात करूं तो 3 प्राइम, और दूसरी क्या भाई 5 प्राइम वाली कंडीशन हो गई। तो ये हम लोगों के पास कंडीशन है। अब आगे की तरफ मैं चलूं, इसको मुझे अच्छे से जब देखना है तो इनकी स्ट्रक्चर्स को मैं आगे की तरफ जब ओपन करता हूं तो सुनना और समझना बेटा ध्यान से कैसे कैसे करना है। देखो इस हिसाब से सिर्फ 2 ही बना करके चलूंगा भाई मैं। चलो 3 बना करके मैंने रेडी कर दी, इस हिसाब से हो गया पेंटो शुगर के फॉर्म में। इस पेंटो शुगर वाले पार्ट्स में इसके फर्स्ट वाले कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस ऐड है। चलो नाइट्रोजिनस बेस भी लिख देते हैं कि यहां प्रेजेंट है ये एडेनिन, और यहां प्रेजेंट है थाइमिन, और यहां प्रेजेंट है ग्वानिन। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया। आगे चल करके इसके 5th नंबर वाले कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे इसके यहां पर भी ये फॉस्फेट वाला पार्ट इसके साथ, ये इसके साथ ऐड है, और ये फॉस्फेट वाला पार्ट इसके साथ ऐड है। तो ये एक चेन रेडी हो गई। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये तो 3 प्राइम वाला पार्ट हो गया और ये 5 प्राइम वाला पार्ट हो गया। तो इसकी मैंने ये चेन रेडी कर दी है। ऐसे सेकंड वाले चेन की अगर मैं बात करूं तो सुनो सेकंड वाले में क्या करना है, इस हिसाब से ही हो गया। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके साथ तो मैं नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ना है, तो इस वाले के साथ नाइट्रोजिनस बेस है थाइमिन, इसके साथ है एडेनिन, और इसके साथ है ये ग्वानिन वाला पार्ट। ग्वानिन के बाद जैसे नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर दो तो यहां पर ये फॉस्फेट वाला पार्ट इसके साथ ऐड हो गया। इसकी बात की तो इसके साथ ये फॉस्फेट वाला पार्ट ऐड हो गया, और यहां पर भी ये फॉस्फेट वाला पार्ट प्रेजेंट हो गया। और इसके इस थर्ड नंबर वाले कार्बन पर H और OH वाली कंडीशन है, तो ये थर्ड वाली कंडीशन है, तो यहां पर मैंने बोल दिया है 3 प्राइम, और ये हो गया इसका 5 प्राइम, तो बिल्कुल अपोजिट वाली कंडीशन हो गई। तो इस हिसाब से ये रेडी हो गया। तो जब ये रेडी हुआ तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली ये 2 चेन जब रेडी हो गई, तो 2 चेन्स रेडी होने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, वही काम की बातें हैं, वही काम की बात सुनना बेटा अच्छे से, कि इन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की मैं ऐसे बोल रहा था कि इनके मिड में इस हिसाब से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं,
बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो देखो ए जुड़ता है किसके साथ, थाइमीन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड से, और ये टी इसके साथ डबल बॉन्ड से, और यहां बेटा सी है, ये सी, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। इसका मतलब क्या है कि भाई प्यूरिन वाला पार्ट किसके साथ ऐड होगा, पायरिमिडीन वाले पार्ट के साथ। तो प्यूरिन का एडेनिन, पायरिमिडीन का थायमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, तो ये टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेती है। क्या बना लेती है, बॉन्ड बना करके रेडी कर ली। तो जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जब स्टेबिलिटी इनको मिल जाए, तो स्टेबिलिटी मिलने के बाद भाई देखो एक पेंटो शुगर ये है, सेकंड पेंटोज शुगर ये है। अब बेटा क्वेश्चंस के तौर पर है ये कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है, उस पेंटोज शुगर के मिड का डिस्टेंस कितना है, तब तुम्हें याद रखना है 11 एंगस्ट्रॉम। कितना है भाई, 11 एंगस्ट्रॉम है। और दोनों के मिड की अगर पूछता है कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के मिड का डिस्टेंस कितना है, तब तुम्हें बोलना है 20 एंगस्ट्रॉम बोलना है। कितना बोलना भाई, 20 एंगस्ट्रॉम बोलना। दोनों में देखो डिफरेंस है, ये पेंटो शुगर की बात की तो 11 एंगस्ट्रॉम बोला, और जब टू न्यूक्लियोटाइड चेन की बात की तो उसके अंदर 20 एंगस्ट्रॉम हो गया। इतनी बात हो गई। सेकंड बात क्या है कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड मतलब एक नाइट्रोजिनस बेस ये है, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास ये है, तो इनके मिड का जो ये डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस है भाई। तो टू नाइट्रोजिनस बेस के मिड का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 0.34, एक मिनट, इसकी अगर मैं बात करूं तो 3.4 नैनोमीटर बोलना है। अगर 3.4 नैनोमीटर नहीं बोलते तो इसको 34 सॉरी, तो इसको 0.34, एक मिनट होना बेटा, अब समझना कि इनके मिड का ये जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इस वाले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो इसका डिस्टेंस याद रखना है तुम्हें 0.34 इंटू 10⁻⁻10। कितना हो गया भाई, 0.34 इंटू 10⁻⁻10। अगर ये नहीं रखना है तो ऐसे रख लेना 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये रख लेना भाई, ठीक है। 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। नेक्स्ट में क्या बात करनी है कि जब डीएनए कॉइल्ड जब होता है, डीएनए जब कॉइल्ड होगा, तो मैं बात करूं कि इसने कॉइल्ड होना यहां से स्टार्ट किया और इसका वन हेलिक्स यहां तक बना, इस हिसाब से ये। तो डीएनए का जो यहां से यहां तक का ये जो हेलिक्स वन रेडी हुआ है, तो वन हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, तब तुम्हें 34 एंगस्ट्रॉम याद रखना है। कितना भाई, 34 एंगस्ट्रॉम याद रखना है। अगर नैनोमीटर में देगा तो 3.4 नैनोमीटर करके देगा, और इसकी देगा तो 0.34 नैनोमीटर करके देगा। तो तुमसे कैसे भी पूछ ले कि भाई डीएनए के वन हेलिक्स की लेंथ कितनी है, तो वन हेलिक्स की लेंथ बतानी है। नाइट्रोजीनियस बेस का लेंथ डिस्टेंस पूछता है तो इतना बता के देना है। तो जब इसका ये वन वाला जो हेलिक्स है, ये वाला जो हेलिक्स है, इस वाले हेलिक्स के अंदर भाई ये नाइट्रोजिनस बेस ये ऐड हुए, तो इन नाइट्रोजिनस बेस के अगर पेयर की हम लोग बात करें तो इस वन हेलिक्स के अंदर नाइट्रोजिनस बेस कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। मतलब एक पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर ये हो गया, थर्ड पेयर ये हो गया, तो ऐसे 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे वन हेलिक्स के अंदर 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो याद रखना है कि उसका हेलिक्स का लेंथ कितना होता है। और इस डीएनए की जो कंडीशन है राइट हैंडी होती है, क्लॉकवाइज कंडीशन होगी। याद रखना है कि जो डीएनए रिप्रेजेंट किया, जिसको बी डीएनए भी हम लोग बोलते हैं, जो वाटसन क्रिक ने दिया, उसकी राइट हैंड वाली कंडीशन होगी, जिसको क्लॉकवाइज कंडीशन भी हम लोग बोलते हैं, दक्षिणावर्ती कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट में तुम लोगों से इसी के अंदर आगे की चल के बात करें, तो आगे सुनना इस हिसाब से भाई ये कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वाला पार्ट ये है हम लोगों के पास, जिसको मैंने बोल दिया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली कंडीशन, और एक कंडीशन मेरे को देखने को ये मिली है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली कंडीशन। यहां पर ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, सेकंड न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट ये हो गया, और देखो इन नाइट्रोजनस बेस के मिड में ये बॉन्ड है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन हो गई। और इस पेंटो शुगर का, इस पेंटो शुगर के मिड का अगर डिस्टेंस तुम लोगों से अभी मैंने डिस्कस किया है 11 एंगस्ट्रॉम की, मैंने इसकी बात की है, 11 एंगस्ट्रॉम की, 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 11 एंगस्ट्रॉम
ऐसे ही यहां से यहां तक की है। अगर लेंथ की अगर मैं बात करूं इस लेंथ की, तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो डिस्टेंस है वो कितना 20 एंगस्ट्रॉम है। ऐसे ही यहां पर 1 सेकंड न्यूक्लियोटाइड ये है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट ये हो गया। तो इन न्यूक्लियोटाइड में जो ये नाइट्रोजनस बेस हैं, इनके डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका डिस्टेंस कितना निकल करके आया भाई, 3.4 नैनोमीटर वाली कंडीशन थी, या 0.34 एंगस्ट्रॉम वाली कंडीशन मैंने बात कर ली। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जब हेलिकल वाला पार्ट बनेगा तो उस हेलिकल वाले पार्ट्स में 34 एंगस्ट्रॉम वाली कंडीशन, सॉरी एक मिनट रुकना बेटा, ये डिस्टेंस का थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम। 34 3.4 ये एंगस्ट्रॉम वाला पार्ट हो गया, और 0.34 नैनोमीटर वाला पार्ट, ऐसे। नेक्स्ट हेलिकल्स की बात की तो हेलिकल्स की कंडीशन कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम, और इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, और 10 बेस पेयर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तुम्हें याद रखनी है कि किसकी कंडीशन कैसे कैसे हमें देखने को मिलती है। तो जब दोनों की दोनों कंडीशन हमें देखने को मिल जाए, तो सुनो भाई कैसे कैसे है, किस सबसे कंडीशन है, तो सुनना कि डीएनए कि अगर मैं बात करूं कि डीएनए इज अ एसिडिक सबस्टेंस, याद रखना कि डीएनए कैसा सबस्टेंस है भाई, एसिडिक सबस्टेंस है। सेकंड प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई बाय फ्रेडरिक मिस्टर इन 1869 के अंदर, और इसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियन नाम दिया, जिसको पास्कल्स के अंदर डिस्कवर किया। हाउएवर ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time। भाई देख क्या बोला है उसने कि टेक्निकल लिमिटेशन, कि हमारे पास किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए जो टेक्निकल चीजें चाहिए वो लिमिट में थी। 1869 की बात चल रही है, तो जब टेक्निकल चीजें जो थी वो लिमिट में थी, तो इस जो एसिडिक कंडीशन ये क्या है, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, तो ये अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो इसके लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद वॉटसन एंड क्रिक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भाई, वॉटसन एंड क्रिक की जब बात आती है, तो बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं, तो डाटा प्रोड्यूस बाई मॉरिसस का कौन था, विल्किंस। बेटा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि विल्किंस जो था वो किस कंट्री से रिप्रेजेंट को करता है, तो मॉरिसस को, और इसका साथी कौन था, फ्रैंकलिन रोजालैंड फ्रैंकलिन, दोनों और मॉरिसस के थे। तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में बताया, और उसके बेस पर ही वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल शो किया। क्या किया भाई, डबल हेलिक्स मॉडल शो किया, और इस डबल हेलिक्स मॉडल को, इस डबल हेलिक्स वाले मॉडल को ही उसे आगे चल करके क्या बोल दिया जाता है, बी डीएनए हम लोग को बोलते हैं। तो तुम्हें याद रखना है कि बी डीएनए किसको किसने बोला। नेक्स्ट, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर पोजीशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कि भाई बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर अभी बात की थी कि ए बॉन्ड बनाता है टी के साथ, और डी जी बॉन्ड बनाता है सी के साथ, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के मिड में। Next, this position was also based on the observation of Erwin Chargaff। एक चारगाफ रूल्स भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या है, तो चारगाफ का जो रूल था उसके बेस पर बता के दिया कि नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, और जब ऐड होते हैं तो उनका जो नंबर है, उनके ऐड होने की जो कंडीशन वो क्या होती है, इक्वल होगी, मतलब सेम होगी किसी के अंदर। तो एडेनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ, आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1, कि भाई कांस्टेंट भी होंगे और एक दूसरे के साथ कांस्टेंट भी और एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि एडेनिन का अमाउंट मान लो 10 है और थाइमिन का अमाउंट 9 है, ऐसा नहीं होगा। 10 है तो 10 ही थाइमिन वाले पार्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि द बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें बेस पेयर है। They are said to be complementary to each other। complementary to each other का मतलब है कि एक 5' to 3' कंडीशन है और दूसरी क्या है 3' to 5' कंडीशन है, तो ये क्या हो गई, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर हो गया। And therefore the sequence of base in one strand is known, the sequence in other strand too can be predicted। Also in each strand from DNA let us parental DNA act as the template for the synthesis of new strand। तो ये जो DNA है जिसको पेरेंटल डीएनए बोलते हैं, यही इस आगे चल करके नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो वहां पर स्ट्रैंड नॉन स्ट्रैंड की बात करेंगे आगे चल करके। नेक्स्ट बात आती है कि न्यूट्रन टू डबल स्ट्रैंड वाली कंडीशन हो जाती है, तो इसके जब हम लोग फीचर्स की बात करते हैं कि डीएनए के जो डबल हेलिकल्स मॉडल है उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी, फर्स्ट बात याद रखनी है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसके अंदर शुगर प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे इसके अंदर।
नेक्स्ट सेकंड बात करें कि टू चेन्स प्रेजेंट है और वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम मतलब एंटी पैरेलल वाली कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है कि द बेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि ए जुड़ता है टी के साथ और जी जुड़ता है सी के साथ, तो ये डबल बॉन्ड वाली कंडीशन और ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन होगी। और जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये बॉन्ड उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है उसको क्या करेंगे भाई, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंड वाली कंडीशन मतलब क्लॉकवाइज कंडीशन होगी। और द पिच की बात करें, पिच का मतलब है कि इस हिसाब से अगर मैं बात करूं ऐसे, तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले पिच की अगर मैंने बात की है तो इस पिच की जैसे उसने बात की तो उसका वैल्यू तो मैं दे रखा है 3.4 नैनोमीटर, इसका मतलब 34 एंगस्ट्रॉम की उसने बात की है। 34 एंगस्ट्रॉम लिखने का रीजन बेटा यही है क्योंकि कैलकुलेशन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो याद रखना कैलकुलेशन होगी 34 एंगस्ट्रॉम मतलब 34 into 10⁻⁻10 मीटर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे चल करके जब नाइट्रोजनस बेस की हम लोग बात करते हैं और इस हेलिक्स वाले पार्ट की बात करें जिसको पिच बोला है, तो इसके अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर वाले पार्ट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम लोग जब बात करें आगे की तरफ कि constantly the distance between a base pair and helix is approx equal to 0.34 नैनोमीटर। इसका मतलब एक नाइट्रोजनस बेस ये, सेकंड नाइट्रोजनस बेस ये हो गया, तो इनके मिड का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की जब उसने बात की तो 0.34 नैनोमीटर मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉम की बात कर ले। तो ये इसके डीएनए डिस्टेंस की बात हो गई। नेक्स्ट द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर डीएनए डबल हेलिक्स वाले पार्ट्स में कि भाई एक नाइट्रोजनस बेस ये है दूसरा नाइट्रोजनस बेस ये है, तो ये एक दूसरे के ओवर वाली कंडीशन में है। तो तुम्हें याद रखना है कि किसकी कंडीशन कैसे कैसे होगी। तो एक भी पॉइंट में बेटा डीएनए के डबल हेलिक्स वाले पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और ये जो डीएनए का ये वाला जो स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये तो बेटा जो घुमाव है ये इनको बोलते हैं ग्रूव बोलते हैं। तो यहां पर इस वाले की बात करें तो इस वाले को नाम दिया जाता है मेजर ग्रूव बोलते हैं। और इस वाले की अगर मैं बात करूं इस वाले की तो इसको बोल दिया जाता है माइनर ग्रूव बोला जाता है। तो तुम्हें याद रखना है कि भाई मेजर ग्रूव किसको बोलते हैं और माइनर ग्रूव किसको नाम दिया जाए। तो एक एक पॉइंट बेटा अच्छे अच्छे से तुम्हें सारे के सारे याद रखने होंगे कि किसकी कंडीशन कैसी है। और देखो मेजर ग्रूव इस वाले को जब बोला है तो इसकी याद रखना 22 एंगस्ट्रॉम, माइनर की अगर बात करें तो 12 एंगस्ट्रॉम। तो देखो काफी सारे एंगस्ट्रॉम हो चुके हैं। तो तुम्हें तो मेन याद रखना है, पिच वाला याद रखना है, डिस्टेंस वाला याद रखना है कि किसकी कंडीशन कैसे कैसे है। आगे की तरफ बेटा बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं और आगे की तरफ हम लोग देखेंगे कैसे कैसे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस की बात करें कि मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एसिड्स आर, कि भाई न्यूक्लियोक एसिड है वो भी मोनोमर्स हैं। उसकी बात करें पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड ना होकर के फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड ना होकर के न्यूक्लियोटाइड होता है और राइबोन्यूक्लियोसाइड ना होकर के राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। तो तुम्हें याद रखना है कि किसकी कंडीशन हमें कैसे कैसे। तो इसकी जब ऑप्शनों की बात करें, इसके जब ऑप्शंस की हम लोग बात करें तो देखो भाई न्यूक्लिक एसिड में पेंटो शुगर होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड वाली कंडीशन होनी चाहिए, फॉस्फेट वाली कंडीशन होनी चाहिए, बट इसके अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड हैं। तो ऑप्शन देख लो न्यूक्लियोटाइड है क्या, नहीं है। न्यूक्लियोटाइड के लिए नाइट्रोजनस बेस पेंटो शुगर फॉस्फेट होना चाहिए, मात्र डीएनए की बात चल रही है। न्यूक्लियोसाइड के लिए पेंटो शुगर नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए और न्यूक्लिक एसिड इसकी तो बात सही है, डीएनए वाले में होते हैं। और न्यूक्लिक एमाइड एमाइड तो होता ही नहीं, तो यहां पर ओनली आंसर क्या है, न्यूक्लिक एसिड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन, कि भाई कोई भी डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होगी वो डिपेंड करती है उसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितना है। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट मतलब डीएनए के अंदर, नंबर ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, पेयर बाय कंडीशन होती है। नेक्स्ट नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन, तो ऑल ऑफ दीज। यहां पर मैच की बात आ गई किसके अंदर नाइट्रोजनस बेस कितना है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसको तो तुम लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ए न्यूक्लियोटाइड कंटेंट, तो न्यूक्लियोटाइड के कंटेंट्स के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब जाकर के क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इसके ऑप्शंस की बात करें, पेंटो शुगर नाइट्रोजनस बेस, हेक्सो शुगर है, हेक्सो शुगर नहीं होती पेंटोज होती है, तो ऑप्शन रॉन्ग, पेंटो शुगर है बिल्कुल, नाइट्रोजनस बेस बिल्कुल सही, फॉस्फेट ग्रुप, आंसर क्या हो गया बी। 6 नंबर पर विच ऑफ द प्यूरिन, तो प्यूरिन में कौन होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, तो देख लो भाई चेक कर लो कौन सा है अपना आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द pyrimidine, तो इसमें इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें
साइटोसिन है, थायमिन है और यूरेसिल वाला पार्ट है। देखो नेक्स्ट बात है, विच ऑफ दीज करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ए डीएनए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन की बात की है तो न्यूक्लियोटाइड, और वो भी किसका, डीएनए का, तो डीऑक्सीराइबोज होना चाहिए, फॉस्फेट वाला पार्ट होना चाहिए और थायमिन वगैरह ये होना चाहिए। तो जिस जगह देखो यूरेसिल जिस जगह है वो तो रॉन्ग हो गई। अब बी वाले की अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीराइबोज है तो ये भी रॉन्ग हो गया, हमें चाहिए डीऑक्सीराइबोज, तो आंसर क्या हो गया, डी जो बचा है। ऐसे ही बात करें कि ऑल द गिवन न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट एक्सेप्ट, कि किसको छोड़ करके सारे के सारे चाहिए, तो डीऑक्सीयूरिडीन, डीऑक्सीयूरिडीन नहीं होता बेटा क्योंकि यूरेसिल होता ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ये इसका रॉन्ग आंसर है। थायमिन तो प्रेजेंट होता ही होता है। नेक्स्ट बात करें कि नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू विच कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस कार्बन के किससे जुड़े होते हैं, फर्स्ट वाले कार्बन से ऐड होते हैं। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोस शुगर बाय विच बॉन्ड, तो बॉन्ड कौन सा था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फेट किससे जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन से आकर के जुड़ता था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। ऐसी बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द फ्री ऑफ एंड, इसकी बात करनी है और इसकी बात करनी है, तो यहां पर तो फॉस्फेट ग्रुप है जिसको हम लोग 5 प्राइम बोलते हैं, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसको हम लोग 3 प्राइम बोलते हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाए। और लास्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात कर लें कि बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, तो भाई पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। व्हिच इज करेक्ट अबाउट थायमिन एंड यूरेसिल। थायमिन और यूरेसिल की बात करें तो थायमिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 मेथाइल, यूरेसिल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो कि यूरेसिल इज अ 5 मेथाइल थायमिन, थायमिन इज अ 5 मेथाइल यूरेसिल, तो थायमिन क्या था, 5 मेथाइल यूरेसिल था। डीएनए की बात करें तो डीएनए एसिडिक होता है, बिल्कुल बात सही है। पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, तो डीएनए में बेटा फॉस्फेट ग्रुप है, H3PO4 वाला पार्ट है, तो इसकी कंडीशन देखने को अगर मिले तो इस हिसाब से है। इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो इसकी कंडीशन ऐसे मेरे को देखने को मिल सकती है। तो यहां पर देखो चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, तो डीएनए एसिडिक होगा और नेगेटिव चार्ज वाला होगा, तो इसकी कंडीशन होगी कि नेम ऑफ डीएनए गिवन है, न्यूक्लियन किसने दिया, तो इसका तो ये सिंपल सा है। डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने, किसके बेस पर, एक्स-रे डिफ्रेक्शन के बेस पर इसने दिया। नेक्स्ट द प्रोपोजिशन ऑफ बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसने बताया भाई, सिंपल सी बात है, एरविन चारगाफ ने। नेक्स्ट द टू चेन्स ऑफ डीएनए की जब मैं बात करूं कि द टू चेन्स ऑफ डबल हेलिक्स, देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना कि डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड की बात आती है तो किसने रिप्रेजेंट किया, वाटसन ने नहीं किया, चारगाफ ने शो किया। द टू चेन ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए हैव पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल, भाई एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो इस हिसाब से तुम लोग बेटा डीएनए को याद रखोगे किसकी कंडीशन कैसे है। तो यहां तक किसी को कोई भी बेटा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों के हो चुके हैं। एक लास्ट और देख लो टॉपिक्स क्या है कि सेंट्रल डोग्मा की बात करता है, वो किसकी बात करता है, सेंट्रल डोग्मा की। तो कुछ नहीं है सेंट्रल डोग्मा में कि डीएनए है, इस डीएनए से ही क्या बनता है, डीएनए बने तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब इससे जो इंफॉर्मेशन है वो किसको जाती है, आरएनए को जाती है, और आरएनए से फिर आगे चल करके रेडी क्या होता है, प्रोटीन की कंडीशन रेडी होती है। तो ये यूनि डायरेक्शन में जब कंडीशन चलती है तो इसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना सेंट्रल डोग्मा है। और इस सेंट्रल डोग्मा के बारे में जो स्टेटमेंट है वो किसका है भाई, तो इसके स्टेटमेंट की जब बात करें तो क्रिक का इसका स्टेटमेंट हो जाए, किसका स्टेटमेंट हो जाए, क्रिक ने इस सेंट्रल डोग्मा स्टेटमेंट के बारे में बताया। तो तुम्हें याद रखना है कि ये हमारे जो फ्रांसीसी क्रिक है इसने सेंट्रल डोग्मा दिया, और सेंट्रल डोग्मा डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन्स। तो सिंपल सी बात है, तो जब डीएनए टू डीएनए तो रेप्लिकेशन है, डीएनए टू आरएनए जब है तो अब उसको मैंने क्या बोल दिया है, ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया है, और इससे जब ये बना तो इसको क्या बोल दिया, ट्रांसलेशन बोल दिया है। क्या कभी भी जब देखना बेटा आरएनए जेनेटिक मटेरियल है एचआईवी वायरस के अंदर, तो ये आरएनए आगे चल करके डीएनए में कन्वर्ट होता है। तो जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है तब उसको मैं बोलता हूं सीडीएनए। क्या बोलता हूं, सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, मतलब किसी का पूरक है। तो तुम्हें ये सारे के सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से याद रखने कि किस किस की कंडीशन कैसे कैसे मेरे को देखने को मिलती है। तो तुम लोग बेटा सारे के सारे पॉइंट अच्छे से याद रखोगे, एक भी पॉइंट्स किसी भी पॉइंट्स में तुम लोगों को मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो वो मेरे से तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। तो एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से तुम लोगों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि कैसे कैसे उसकी कंडीशन थी, किस हिसाब से कंडीशन देखने को मिलती है। ऐसे एक एक पॉइंट भाई सारा का सारा डिस्कस हो गया है, तुम लोग एक बार इसका समरी वगैरह देख लो। इस हिसाब से ये डीए एनसीईआरटी की भाई एक एक लाइन करा दी है कि कैसे कैसे कंडीशन देखने को मिलती है, किस हिसाब से उसकी कंडीशन होगी, कैसे कैसे हमें उसको अप करना है। सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हो चुके हैं बेटा एनसीईआरटी के। तो एक भी एक पॉइंट तुम्हें याद रखना होगा बड़े अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। हो गया आज का सेशन कंप्लीट।
ओके बेटा, आगे क्लास में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, एक फुल एनर्जी के साथ आगे के एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू बेटा, ओके।